हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लॉकडाउन मंत्रा 2.0। जैसा कि हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें सेशन 1 और सेशन 2 यानी दो लेक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ये हमारा सेशन 3 होगा और इस तरह हम लोग पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, इसमें 118 जो एलिमेंट्स है, इस चार्ट तक पहुंचने के लिए, इस आवर्त सारणी को बनाने के लिए लगभग कितने साइंटिस्टों का योगदान रहा यहाँ तक पहुंचने में। वैसे तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इसको बनाया गया है हेनरी जे मोसले के द्वारा। तो हमारे आसपास पदार्थों का संग्रह है, वो जो तत्व के रूप में भी मिलते हैं, मिश्रण के रूप में भी मिलते हैं और कंपाउंड यानी यौगिक के रूप में भी मिलते हैं। तो ये जो हमारा आवर्त सारणी है, ये क्या है, हम लोग का कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। दैट मीन्स ये तत्वों का संग्रह है और ऐसा तत्वों का संग्रह है जिसको एक वेल डिफाइंड यानी सही तरीके से एक विशेष गुण के आधार पर इसको सजाया गया है। ये एलिमेंट्स को डिफरेंट कलर रखने का एक विशेष रीजन है, क्योंकि सब एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग इसको आसानी से समझ सके, पढ़ सके। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझते हैं और किन किन साइंटिस्टों का योगदान रहा, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो तत्वों को अलग करने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो हमारे लेवोजियर सर को जाता है। ऐसा क्यों? जब उन्होंने अध्ययन स्टार्ट किया, जब इन्होंने तत्वों यानी एलिमेंट के बारे में जानना स्टार्ट किया, तो इन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा, मेटल में और नॉन मेटल में। मेटल यानी धातु और नॉन मेटल दैट मीन्स अधातु। तो लेवोजियर सर ने क्या किया, इन्होंने तत्वों का अध्ययन किया, उन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा यानी धातु में और अधातु में। तो ये धातु अधातु क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। धातु वे होते हैं जो कठोर होते हैं, भंगुर नहीं होते यानी टूटते नहीं है। और अधातु क्या होते हैं, वो मुलायम होंगे, दैट मीन्स सॉफ्ट होंगे और आसानी से वो टूट जाएंगे। जनरली सामान्यतः ये इनका गुण होता है। धातु में अगर हम लोग और देखें, ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये एक मेटल है, अगर इसको इस पिंड पे हम लोग हीट करते हैं और गर्म करते हैं तो ये कंडक्शन होगा, दैट मीन्स ये इसका कॉर्नर पार्ट भी गर्म हो जाएगा। दैट मीन्स हुआ क्या, ये हीट का कंडक्शन हुआ। तो धातु ये धातु का गुण होता है। तो ये गुण अधातु में नहीं पाए जाते। और भी इसके क्या गुण है, ये धातुओं में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है जो अधातु में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार लेवोजियर सर ने तत्वों के अध्ययन के बाद इनको धातु और अधातु दो भागों में बांटा। लेकिन इनका थ्योरी किस जगह जाके फ्लॉप हो गया, इनका थ्योरी किस जगह जाके फ्लॉप हो गया। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका गुण मेटल और नॉन मेटल दोनों को फॉलो करता था। तो उस जगह जाके इनका ये थ्योरी जो हो गया फेल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं लेवोजियर, अगर पूछा जाए कि लेवोजियर जो साइंटिस्ट थे, उनका थ्योरी का डिमेरिट क्या था, तो उनका डिमेरिट ये था कि कुछ तत्व ऐसे भी थे जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण फॉलो करते थे। ठीक है, तो इनके बाद कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने तत्वों को किस तरह वर्गीकृत किया, चलिए इसको देखते हैं। तो लेवोजियर सर का थ्योरी जब फेल हो गया तो आए कौन, डोबेराइनर ट्राइड्स। इस ट्राइड्स का मतलब ही होता है हमारा तीन का समूह। ट्राइड का मतलब क्या होता है, तीन का समूह। और डोबेराइनर्स थे कहाँ के, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ये हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था J.W. डोबेराइनर। जे हो गया, तो जे आपका हो गया जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर। तो इन्होंने जब तत्वों का अध्ययन किया तो इन्होंने क्या, इन्होंने तीन एलिमेंट्स यानी तीन तत्वों का एक समूह बनाया। और इनका थ्योरी कहता क्या था कि ये जो सेंट्रल एलिमेंट होते हैं, तीन तत्वों को इन्होंने सजाया, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। और इनका थ्योरी क्या कहता है कि ये जो बीच वाला तत्व होगा, जब इसको हम लोग सजाएंगे तीन तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, तो ये जो मिडिल वाला का एटॉमिक मास होगा यानी परमाणु द्रव्यमान, ये जो बाकी जो तत्व यानी फर्स्ट और लास्ट, इसका जब एवरेज निकालेंगे तो उसकी इक्वल होगा। देखिए कैसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर ये दोनों को ऐड करें तो ये आएगा हमारा 46। अगर इसके एवरेज निकालते हैं आता है 23। तो सेंट्रल एलिमेंट का निकल गया। तो सिमिलरली अगर हम लोग कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और बेरिलियम का देखें तो इस दोनों का भी हम लोग आप लोग निकालिएगा तो लगभग 88.5 समथिंग आएगा। तो इसको ये फॉलो करता है। लेकिन लेवोजियर की तरह ही इनका भी थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। कहाँ जाके,
लेबुजियर की तरह इनका थ्योरी कहाँ जाके फेल हो गया? कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो इनके रूल को तो फॉलो करते थे, इनके डेफिनेशन को तो फॉलो करते थे, लेकिन इनका थ्योरी भी कहाँ जाके फेल हो गया? देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनका भी प्रॉपर्टी सेम है, इनको भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही सजाया गया है, लेकिन जब इनका हम लोग एवरेज निकालते हैं तब ये इसको फॉलो नहीं करता है। देखिए 9650 बहुत ही डिफर हो जाता है, तो इनका भी थ्योरी क्या हो गया? फेल हो गया। या तो इनके बाद जब इनका थ्योरी फेल हो गया तो हमारे यहाँ न्यूलैंड सर। और एक चीज बताना चाहूंगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है डोबराइनेट्राइड, इसको त्रिक का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिक का नियम। तो लेबुजियर के बाद जब डोबराइनेट सर का भी थ्योरी फेल हो गया तो इनके बाद आया न्यूलैंड्स। तो उन्होंने तत्वों को किस आधार पे बांटा, कैसे बांटा, उनको चलिए देखते हैं। तो डोबेराइनर सर का थ्योरी जब फेल हो गया तो आए कौन? न्यूलैंड्स। तो इनका लॉ को कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। हिंदी में इसको कहा जाता है, इसको अष्टक का नियम भी कहा जाता है। अष्टक का नियम क्यों कहते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो न्यूलैंड्स थे कौन? ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। न्यूलैंड्स हमारे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने 56 एलिमेंट का अध्ययन किया, 56 एलिमेंट्स पे इन्होंने स्टडीज किया, और इनका जो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने का तरीका क्या था? डोबेराइनर सर ने एलिमेंट्स को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, तो इन्होंने भी वैसा ही किया, बट इन्होंने क्या किया? उनके साथ ही उनके रासायनिक गुणों को भी आधार बनाया और एलिमेंट को सजाया। तो इन्होंने 56 एलिमेंट को सजाया, लेकिन साथ ही उनके रासायनिक गुण को भी उसमें दिया। इन्होंने जब इस तरह किया तो इसमें हम लोग देखें क्या, उसमें प्रत्येक जो 8वां तत्व था, प्रत्येक 8वां तत्व का जो गुण होता था वो पहले तत्व के गुण से मैच करता था। देखते हैं इसको चार्ट से। देखिए अगर हम लोग यहाँ देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ 7वें नंबर पे है। तो जैसे ही 8th एलिमेंट आता है तो इनके रूल के अनुसार, इनके थ्योरी के अनुसार क्या कहते हैं ये कि लिथियम का जो प्रॉपर्टीज होगा सोडियम से मैच करेगा, और सोडियम का जो प्रॉपर्टीज है पोटासियम से मैच करेगा, क्योंकि पोटासियम के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो हमारा क्या? तो क्योंकि सोडियम के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो हमारा पोटासियम होगा। इनके रूल को हम संगीत के साथ शुरू से भी कंपेयर करके, इनके थ्योरी को संगीत के साथ शुरू से भी कंपेयर करके देखा जाता है। क्यों ऐसा? हम लोग जानते हैं संगीत के साथ शुरू होते क्या है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, देन सा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसीलिए इनके थ्योरी को संगीत के साथ शुरू से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि हर एक 8वां सुर में वो क्या होता है? मैच करता है। तो इनका न्यूलैंड्स का इसको तो न्यूलैंड्स थ्योरी को अष्टक का रूल भी कहा जाता है। तो डोबेराइनर की तरह न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट में भी कुछ डिमेरिट थे, तो उनको थोड़ा जानते हैं कि किस कारण इनके थ्योरी को भी नहीं अपनाया गया। तो चलिए देखते हैं उसको। तो न्यूलैंड्स के भी थ्योरी में कुछ कमियां आई, कुछ ड्रॉबैक्स आई। वो क्या थी? इनका जो थ्योरी था वो कहते थे हर 8वें तत्व का जो रासायनिक गुण होगा वो पहले तत्व से मैच करेगा। तो वो क्या था? वो फॉलो नहीं किया। कहाँ तक? कैल्शियम तक आते आते अगर आप लोग देखिएगा तो कैल्शियम के बाद इनका रूल फॉलो नहीं करता है। तो ये एक पहला ड्रॉबैक हुआ। इनका नियम सिर्फ हल्के तत्वों पे लागू होता है। इनका जो नियम है सिर्फ हल्के तत्वों पे ही लागू होता है। ये एक दूसरा ड्रॉबैक हुआ। और अगर हम लोग देखें इन्होंने क्या किया? आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों का प्रॉपर्टीज मैच करता है, लेकिन कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने आयरन से अलग रखा। तो ये सब सारे ड्रॉबैक थे न्यूलैंड्स के लॉ में भी। तो इसलिए इनका थ्योरी भी यहाँ आके फेल हो गया। ये 56 एलिमेंट्स तक ही सीमित रह गया। तो न्यूलैंड्स के बाद आए हमारे मेंडलीफ। उन्होंने तत्वों को किस आधार पे वर्गीकृत किया इसको देखते हैं। तो न्यूलैंड्स के बाद कौन आए? न्यूलैंड्स के आए हमारे मेंडलीफ। इनका पूरा नाम हुआ दिमेत्री इवानोविच मेंडलीफ। दिमेत्री इवानोविच मेंडलीफ। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। ये रशिया से बिलोंग करते थे। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे
और इन्होंने जब अपना अध्ययन स्टार्ट किया तब तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, यानी 63 तत्व को खोजा जा चुका था। इन्होंने जब अपना अध्ययन स्टार्ट किया तब तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया और साथ ही उसके बाद उन्होंने तत्वों के ऊपर उनके भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अध्ययन किया। साथ ही मेंडलीव को ही आवर्त सारणी के आरंभिक विकास का श्रेय दिया जाता है। आवर्त सारणी के आरंभिक विकास का श्रेय मेंडलीव को ही दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही तत्वों को ग्रुप्स और पीरियड में रखा। ग्रुप्स क्या होती है हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, इनमें जो एलिमेंट रखे जाते हैं इनको कहा जाता है ग्रुप्स या समूह। ऊर्ध्वाधर लाइनों में जो एलिमेंट रखे जाते हैं, इन ऊर्ध्वाधर लाइनों को कहा जाता है, स्तंभों को कहा जाता है ग्रुप। और ये पंक्तियों की तरह रखते हैं, ये सीधी सीधी, इनको कहा जाता है आवर्त या पीरियड। ओके, तो आवर्त सारणी का श्रेय अगर पूछा जाए तो किनको दिया जाता है? मेंडलीव को दिया जाता है। इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया और जब ये अपना अध्ययन स्टार्ट की तो इन्होंने 2 तत्वों का सिलेक्शन किया। 2 तत्वों को इन्होंने चुना अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। वो कौन कौन से 2 तत्व थे? वो थे एक ऑक्सीजन और एक था हाइड्रोजन। तो ऐसा इन्होंने किया क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही रिएक्टिव है। ये आसानी से किसी भी अन्य तत्वों के साथ यौगिक का निर्माण करते हैं, जो इनके अध्ययन में काफी हेल्पफुल रहा। तो मेंडलीव जी की उपलब्धियों के साथ साथ इनकी कुछ कमियां भी थी। तो वो क्या क्या कमियां थी उनको देखते हैं। तो सबसे पहला कमी ये था कि हाइड्रोजन जो तत्व था, जो एलिमेंट था, उनको इन्होंने आवर्त सारणी में ये असफल रहे उनको एक सही जगह देने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज था वो बोथ था, वो मेटालिक भी था और नॉन मेटालिक भी था। दैट मींस ये तत्व का भी गुण शो करता था और ये धातु का भी गुण शो करता था और अधातु का भी। तो ये हाइड्रोजन को सही प्लेस नहीं दे सके अपने आवर्त सारणी में। दूसरा क्या, कुछ आइसोटोप्स जो फ्यूचर में खोजे गए, उन आइसोटोप को भी ये सही जगह दे नहीं पाए। क्यों ऐसा? कि अगर आप लोग देखिएगा कार्बन का 2 समस्थानिक होता है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 612 और ये 30। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु संख्या सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। ठीक है। और हम लोग मेंडलीव ने क्या किया था, इनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। तो यहाँ उनको प्रॉब्लम आ गई। कार्बन है लेकिन दोनों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो इस जगह पे ये थोड़ा ड्रॉबैक यानी कमी लगने लगा। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का तीसरा ड्रॉबैक यानी तीसरी कमी क्या थी? मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ तत्व ऐसे भी थे जो अनियमितता शो करते थे, यानी द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अनियमितता दिखती थी। कैसे? अगर हम लोग देखें इनके आवर्त सारणी को, कोबाल्ट और निकेल को इन्होंने रखा है, लेकिन कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान है 58.9 और निकेल का परमाणु द्रव्यमान है 58.7, जो इनके डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकेल से ज्यादा है। तो ऐसी कुछ कमियां थी मेंडलीव के आवर्त सारणी में। हम लोगों ने चारों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा और उनका क्या क्या योगदान था वो भी देखा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोग इस सेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इस सेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। इन चारों साइंटिस्टों का योगदान देखा, सबका इंडिविजुअल योगदान देखा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस क्लास को पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। सेशन 4 में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अपने स्टडी रूम में एक पीरियोडिक टेबल का चार्ट रखें, उसको हर रोज देखें। 10 to 12 एलिमेंट्स को लीजिए, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास और उसका सेल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सेल स्ट्रक्चर जो मैंने सिखाया था उसको ये कीजिए। और अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा तो आपको पीरियोडिक टेबल समझने में आगे की जो क्लासेस होंगी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो कैसा लगा आज का क्लास?
मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप लोग को समझ में ना आई हो और आपको अगर लगता है ऐसे कुछ टॉपिक छूटा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।